187 बीएनएसएस और 167 सीआरपीसी हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें सबसेक्शन 2 तक हमने पढ़ लिया है। सबसेक्शन 2 को आगे कंटिन्यू करते हुए आज बारी है सबसेक्शन 3 187 बीएनएसएस की। और सबसेक्शन 2 जब हमने देखा तो उसमें बात की गई थी कि मैजिस्ट्रेट साहब चाहे उनके पास किसी केस को ट्राई करने का जुरिडिक्शन था या नहीं था, अगर उस केस में किसी अक्यूज को अरेस्ट करके ऐसे मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष पेश किया गया है तो सब सेक्शन 2 में आप लोगों ने देखा था कि उनके पास केवल और केवल मैक्सिमम 15 डेज 15 दिन के लिए कस्टडी में भेजने की पावर है। और यहाँ कस्टडी का मतलब है दोनों टाइप की कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी या दोनों को मिलाकर, चाहे तो वो 15 दिन के लिए टोटल पुलिस कस्टडी में भेजें या फिर 15 दिन के लिए टोटल जुडिशियल कस्टडी में भेजें या 2 दिन के लिए पुलिस कस्टडी और बाकी दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजें। बट कुल मिलाकर बात ये थी कि 15 दिन से ज्यादा के लिए अगर कस्टडी में भेजना है मजिस्ट्रेट साहब को तो सब सेक्शन 2 तो पावर नहीं देती, तो उसके लिए हमें मूव करना पड़ेगा सब सेक्शन 3 पर। सब सेक्शन 3 में मैंने 2 कलर में कंटेंट लिखा है सब सेक्शन 3 का, एक येलो कलर और एक व्हाइट कलर। और व्हाइट कलर में भी देखिए मैंने एक व्हाइट कलर को लिख के एक कंटेंट को ऊपर से एक लाइन खींच के काट दिया है। ये इसलिए किया है, पिछली वीडियो में ऐसा आपको देखने को नहीं मिला होगा, क्योंकि सबसेक्शन 2 167 सीआरपीसी में जो अमेंडमेंट हुए वहां से कुछ हटाया नहीं गया था, वहां नया कंटेंट ऐड किया गया था, नए प्रोविजन ऐड किए गए थे, वहां से कुछ रिमूव नहीं किया गया था। लेकिन सबसेक्शन 3 में कुछ कंटेंट को रिमूव किया गया है और कुछ कंटेंट को ऐड किया गया है। तो जो कंटेंट रिमूव कर दिया गया है उसको भी मैंने व्हाइट कलर से लिखा, लेकिन साथ के साथ एक लाइन से काट दिया है। लेकिन जिस कंटेंट को ऐड किया गया है उसको भी मैंने व्हाइट कलर से लिखा है यहां पर और उसको काटा नहीं है। तो आप समझ जाएंगे कि कौन सा कंटेंट हटा दिया गया है यहां से और कौन सा कंटेंट नया लिया गया है और कौन सा कंटेंट है जो 167 सीआरपीसी का एज इट इज यहां पर रख लिया गया है और वो येलो कलर से लिखा हुआ है। अब अगली बात आपको ये याद रखनी है कि जो 167 सीआरपीसी में सबसेक्शन 2 होती थी, वहां सबसेक्शन 2 में एक प्रोवाइजो दिया गया है और उस प्रोवाइजो के अंदर अलग से 3 क्लॉज दी गई, क्लॉज ए, क्लॉज बी एंड क्लॉज सी। तो जो प्रोवाइजो, जो सबसेक्शन 2 का प्रोवाइजो और उसकी क्लॉज ए थी, इतने को अब नए लॉ में बना दिया गया है सब सेक्शन 3 बीएनएसएस में। और जो क्लॉज बी है उसको बना दिया गया है सब सेक्शन 4 और जो क्लॉज सी है उसको बना दिया गया है सब सेक्शन 5। तो क्या कहती है सब सेक्शन 3 बीएनएसएस? लैंग्वेज सबसे पहले हम देखेंगे और यहां से भी इतनी सारी सिचुएशंस, इतने सारे क्वेश्चंस बनेंगे। मैं सारे क्वेश्चंस और सारी सिचुएशंस यहां इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट मैं कॉन्सेप्ट इस तरीके से बताऊंगा आपको कि कोई भी सिचुएशन, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने रखा जाएगा उसका आंसर आप बहुत अच्छे से दे पाएंगे। तो सबसेक्शन 2 में आप लोगों ने देखा था कि मैजिस्ट्रेट साहब केवल डिटेंशन कितने दिन का कर सकते थे? केवल और केवल 15 दिन। अब उसके आगे जाकर अगर डिटेंशन करना है कस्टडी में तो सबसेक्शन 3 काम करेगी और सबसेक्शन 3 कहती है द मैजिस्ट्रेट मे ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन। पहले लिखा हुआ था अदरवाइज देन इन द कस्टडी ऑफ पुलिस, बट अब ये नए लॉ में से हटा दिया गया है। तो अब नया लॉ सीधा पढ़ेंगे, द मैजिस्ट्रेट मे ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 15 डेज। कि 15 दिन के पीरियड के बाद अगर एक्सटेंड करना है, फर्दर उसको कस्टडी में डिटेन करना है, तो मैजिस्ट्रेट मे ऑथराइज सच डिटेंशन।
बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 15 डेज। लेकिन कब करेंगे? क्या अपनी मर्जी से कर देंगे या पुलिस ने कह दिया तो कर देंगे? नहीं, उनको क्या करना पड़ेगा? लिखा है इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट एडिक्वेट ग्राउंड्स एग्जिस्ट फॉर डूइंग सो। ऐसा करने के लिए एडिक्वेट ग्राउंड्स, पर्याप्त आधार, सफिशिएंट ग्राउंड्स अवेलेबल है। ऐसा करने के लिए मतलब 15 दिन से ज्यादा की कस्टडी एक्सटेंड करने के लिए पर्याप्त आधार हैं, एडिक्वेट ग्राउंड्स हैं, तभी उनको पावर दी गई कि वो 15 दिन की जो कस्टडी सबसेक्शन 2 में दी गई थी उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड जाकर भी कस्टडी दे सकते हैं। लेकिन कितने दिन तक कर सकते हैं? क्या अनलिमिटेड टाइम तक कर सकते हैं? तो उसके लिए लिखा बट नो मैजिस्ट्रेट शेल, बाउंड कर दिया कि आपके ऊपर ड्यूटी लगाई जा रही है कि नो मैजिस्ट्रेट शेल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ द एक्यूज पर्सन इन कस्टडी। यहां कस्टडी वर्ड यूज हुआ है, इस कस्टडी को आप देख लेना क्योंकि इस कस्टडी के ऊपर डिस्कशन होगा। नो मैजिस्ट्रेट शेल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ एक्यूज पर्सन इन कस्टडी अंडर दिस सबसेक्शन। आप इस अंडर दिस सबसेक्शन को भी नोट कर लेना, इसके ऊपर भी डिस्कशन होगा और इससे बहुत ज्यादा बड़ा चेंज आ जाएगा। जब आप देखेंगे, अभी तक आपको कुछ भी नया चेंज नहीं दिख रहा होगा, बट मैं अभी जब समझाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि अंडर दिस सबसेक्शन का क्या मीनिंग निकलेगा। और क्योंकि ये मैंने येलो कलर में ही रखा है तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये वर्ड्स वो हैं जो सीआरपीसी में भी लिखे हुए थे, ये चेंज नहीं हुए। तो किसी मजिस्ट्रेट को परमिट नहीं किया गया कि अंडर दिस सबसेक्शन मींस सबसेक्शन 3 में कि उसकी किसी एक्यूज पर्सन की डिटेंशन को वो ऑथराइज करे किसी भी कस्टडी में फॉर अ टोटल पीरियड एक्सीडिंग, और एक्सीडिंग के बाद में 2 पॉइंट लिखे। मैं कंक्लूड करूं यहां तक की बातों को, तो कहा कि मैजिस्ट्रेट साहब 15 दिन के आगे भी किसी एक्यूज की डिटेंशन को ऑथराइज कर सकते हैं किसी भी कस्टडी में, लेकिन वो ऐसा जब करेंगे जब वो खुद अपने आप को सेटिस्फाई कर लेंगे कि ऐसा करने के लिए सफिशिएंट ग्राउंड्स, एडिक्वेट ग्राउंड्स, पर्याप्त आधार अवेलेबल हैं। अब जब उन्होंने अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया कि हाँ 15 दिन से आगे कस्टडी को एक्सटेंड करने के लिए पर्याप्त आधार हैं, तो अब कितने दिन के लिए वो इस कस्टडी को बढ़ा सकते हैं। कोई भी मैजिस्ट्रेट इस कस्टडी को बढ़ाएंगे, उन्होंने कहा कि ये टोटल पीरियड एक्सीड नहीं करेगा। एक्सीड नहीं करेगा का मतलब केवल और केवल इतने दिन तक होगा। कितने दिन? 90 डेज को एक्सीड नहीं करेगा। इट मींस 90 दिन से ज्यादा के लिए ये कस्टडी अंडर दिस सबसेक्शन नहीं बढ़ाई जा सकती बियॉन्ड 15 डेज। और 90 दिन भी किन कंडीशंस में? लिखा कि 90 डेज वेयर इन्वेस्टिगेशन रिलेट्स टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, punishable with imprisonment for life, punishable with imprisonment for a term of, पहले क्या लिखा हुआ था? not less than 10 years, बट अब इनको हटा के लिख दिया गया है imprisonment for a term of 10 years or more। इसका क्या इफेक्ट आएगा, क्यों इनको हटाया गया, मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। तो पहली बात तो ये बताई गई कि वो पीरियड बियॉन्ड द 15 डेज, जब डिटेंशन को ऑथराइज करना है किसी भी कस्टडी में अंडर सबसेक्शन 3, तो वो 90 दिन से अधिक का नहीं हो सकता। उन केसेस में 90 दिन से अधिक का नहीं हो सकता जहां पर ये इन्वेस्टिगेशन ऐसे ऑफेंस से रिलेटेड है जहां पर पनिशमेंट डेथ दी गई है, या फिर पनिशमेंट लाइफ इंप्रिजनमेंट है, या फिर पनिशमेंट इंप्रिजनमेंट में दी गई है फॉर अ टर्म ऑफ 10 इयर्स और मोर। अब इनके बाद में जो भी ऑफेंसेस बच गए तो उनके लिए कहा कि ये पीरियड 60 डेज से एक्सटेंड नहीं हो सकता है। 60 डेज से ज्यादा एक्सटेंड नहीं होगा मतलब 60 दिन तक का मैक्सिमम हो सकता है वेयर इन्वेस्टिगेशन रिलेट्स टू एनी अदर ऑफेंस। एनी अदर ऑफेंस का मतलब यहां पे जो 3 टाइप के ऑफेंसेस दी गए, इनको छोड़ने के बाद जितने भी ऑफेंसेस बच गए
उन सब के लिए मैक्सिमम जो पीरियड होगा डिटेंशन का वो 60 डेज का हो सकता है। अब फिर आगे बताया गया एंड, अगर मान लो इतना पीरियड कस्टडी में निकल गया किसी एक्यूज का, तो अब मजिस्ट्रेट साहब के पास क्या पावर होगी? तो इसी सबसेक्शन में लिखा एंड ऑन द एक्सपायरी ऑफ द सेड पीरियड ऑफ 90 डेज और 60 डेज। जब ऐसा 90 दिन का टाइम या 60 दिन का टाइम एक्सपायर अगर हो गया है तो क्या होगा? एज द केस में भी, मतलब चाहे वो 90 डेज वाला मैटर था, चाहे वो 60 डेज वाला मैटर था, जैसा कि ऊपर बताया। तो अब क्या करेंगे मजिस्ट्रेट साहब? द एक्यूज शैल बी मतलब बाउंड है मजिस्ट्रेट साहब, द एक्यूज शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल। अब उसको बेल पर रिलीज कर दिया जाएगा। ये पीरियड 90 दिन या 60 दिन एक्सपायर होने के बाद अब उसको कस्टडी में नहीं रखा जा सकता। और अब इसी सबसेक्शन ने कहा कि ऐसे एक्यूज को बेल पर रिलीज किया ही जाएगा। इसी को कहा जाता है डिफॉल्ट बेल। यही सेक्शन पहले, ध्यान देना, 167 सीआरपीसी की सबसेक्शन 2 हुआ करती थी और उसके अंदर प्रोवाइजो होता था और प्रोवाइजो का क्लॉज ए होता था, उसमें ये बातें लिखी गई थी। तो पहले जो डिफॉल्ट बेल मिलती थी 167 क्लॉज 2, उसके प्रोवाइजो और प्रोवाइजो के क्लॉज ए में अब वही डिफॉल्ट बेल मिलती है 187 बीएनएसएस सबसेक्शन 3 में। लेकिन क्या उसको बेल पर छोड़ने का यहां पर जो आदेश दिया गया वहां पर कोई कंडीशन लगाई गई है? लगाई गई है। लिखा इफ ही इज प्रिपेयर्ड टू एंड डज फर्निश बेल। अगर वो पर्सन, वो एक्यूज अगर बेल देने के लिए तैयार है, वैसे यहां पर ये वर्ड्स गलत लिखे हैं, इनको क्या होना चाहिए मैं अभी बताऊंगा, पर यहां पर जो मीनिंग निकल रहा है वो ये है कि जब एक्यूज पर्सन श्योरिटी देने के लिए तैयार है, बेल बॉन्ड देने के लिए तैयार होगा, तो ऐसे पर्सन को 60 दिन या 90 दिन के पीरियड बीत जाने के बाद बेल पर छोड़ा ही जाएगा। ये उसका राइट हुआ एक्यूज का। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे जो आगे मैं वीडियो में डिस्कस करूंगा। एंड every person released on bail under this subsection shall be deemed to be so released under provisions of chapter, पहले 33 होता था, अब 33 को हटा के 35 कर दिया गया है। और ये चैप्टर है बेल से रिलेटेड, क्योंकि बेल से रिलेटेड चैप्टर सीआरपीसी में 33 होता था, अब बीएनएसएस में वही चैप्टर 35 हो गया है, इसलिए इस 33 को काटकर यहां पर हटाकर 35 कर दिया गया है फॉर द पर्पज ऑफ दैट चैप्टर। उस चैप्टर में जिस पर्पज के लिए बेल दी जाती थी, यहां से आगे के वर्ड्स ये कहते हैं कि इस सबसेक्शन 3 ऑफ 187 बीएनएसएस में जो बेल दी गई, ये माना जाएगा कि ये बेल उसी चैप्टर में दी गई है, बेल वाले चैप्टर में जो बीएनएसएस में 35 हो गया। तो जो जो प्रोविजंस चैप्टर 35 में दी गई बेल पर एप्लीकेबल होंगे, वो सब इस सेक्शन में दी गई बेल के ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे। मैंने क्यों बोला कि यहां पर ये जो वर्ड लिखे गए हैं फर्निश बेल, ये गलत लिखे गए। देखिए, अब नए लॉ में बीएनएसएस में बेल की डेफिनेशन दे दी गई है, सीआरपीसी में बेल की डेफिनेशन नहीं दी गई थी। और जब बेल की डेफिनेशन दी तो वहां ध्यान रखना, आप पढ़ लेना, बेल के ऊपर भी मैंने लेक्चर बनाया हुआ है। इसको केवल 2 लोग दे सकते हैं, एक तो कोर्ट दे सकती है बेल, या फिर एक ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन दे सकता है, और किसी को पावर नहीं है बेल देने की। लेकिन जब आप इस लाइन को पढ़ेंगे तो यहां पे लिखा है अगर वो पर्सन ही इज प्रिपेयर्ड टू फर्निश बेल। इस लाइन को जब आप पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि यहां पर जो बेल दे रहा है वो ये ही है, और ही है एक्यूज पर्सन। एक्यूज पर्सन जब वो बेल फर्निश करने के लिए प्रिपेयर्ड होगा तब उसको बेल दी जाएगी।
तो जब बेल की डेफिनेशन आपने देखा तो बेल तो केवल कोर्ट दे सकती है या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन दे सकता है। एक्यूज कैसे बेल दे सकता है भाई? देखिए, बेल के साथ साथ बेल बॉन्ड की डेफिनेशन भी दी गई और बॉन्ड की डेफिनेशन भी दी गई है। बेल बॉन्ड का मतलब बॉन्ड विद श्योरिटी और बॉन्ड का मतलब पर्सनल बॉन्ड। तो यहां पर होना चाहिए था ही इज प्रिपेयर्ड टू फर्निश बेल बॉन्ड, तब जाकर ये नए लॉ के अकॉर्डिंग डेफिनेशन, ये जो लाइन थी वो ठीक हो जाती। क्योंकि पुराने लॉ में भी यही वर्ड लिखे थे फर्निश बेल, वो एज इट इज यहां पर आ गए। जबकि बेल की डेफिनेशन दे दी, बेल बॉन्ड की डेफिनेशन दे दी, तो अब उसके आधार पर यहां फर्निश बेल बॉन्ड होना चाहिए और आप भी जब एग्जाम में लिखेंगे तो फर्निश बेल बॉन्ड ही लिखना। तो ये है सब सेक्शन 3 और यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, बहुत सारी सिचुएशंस यहां से बनती हैं। अभी मैंने आपको कहा था कि आप कस्टडी जो वर्ड एक यूज हुआ उसको नोट करके रखना। दूसरा मैंने आपको बोला अंडर दिस सब सेक्शन इसका कितना बड़ा असर पड़ेगा वो मैं आपको दिखाऊंगा, और कस्टडी जो वर्ड मैंने यूज किया था उसका कितना बड़ा असर पड़ेगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूं। इस वीडियो में केवल इतना ही रखेंगे। सबसेक्शन 3 को हमने देख लिया, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जानकारी आपको अच्छी लग रही है, आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं आप लोगों के लिए और मेहनत करके वीडियो बनाता हूं। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।